अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रमीश अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर से बाखबर। आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे तमाम तर मामला जो भारत के साथ अब एक नई सूरत इख्तियार कर रहे हैं और फिर उसके बाद PSL में अब क्या होने वाला है, जो मैचेस कराची आने वाले हैं उसके बाद क्या समा बंदेगा कराची में, इस पर आज हम बात करेंगे शो में। लेकिन सबसे पहले पाक भारत कशीदगी के हवाले से जब कल के पूरे दिन तमाम तर डेवलपमेंट्स हुई, उसके बाद हमने ये देखा कि अभी शायद जो डी एस्केलेशन करने की कोशिश की जा रही थी वो डी एस्केलेशन एज सच हुई नहीं है। और जब DGISPR की जानिब से इस तरह का बयान सामने आ जाए और कहा जाए कि जंग का खतरा अभी टला नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि वी आर येट टू सी वर्स, यानी कि मामला अभी और भी शायद बिगड़ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि हरदम तैयार है, हर प्लेटफॉर्म पर तैयार है, हर फोरम पर तैयार है, पाकिस्तान की फोर्सेस चाकर चौबंद दस्ते, तमाम तर दस्ते हर वक्त तैयार रहते हैं और कहा यह जाता है कि सिंस दे आर अवेक तो हम अपनी सुकून की नींद के साथ सो सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि मसला कश्मीर पर अगर बात करना चाहें तो पाकिस्तान के साथ भारत एक टेबल पर नहीं बैठता और जब डी एस्केलेशन की बात की जाती है तो भारत सिर्फ और सिर्फ उसका जवाब जाहिरियत से देता है। अब जब ये DGISPR की जानिब से कहा गया है कि जंग का खतरा अभी तक टला नहीं है, तो आगे आने वाले इवेंट्स किस तरह से अनफोल्ड होंगे, इस हवाले से आज के शो में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ कराती चलूँ, हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद है तज्ज़ियाकार राशिद हुसैन साहब और उन्हीं के साथ साथ सीनियर सहाफ़ी मंसूर खान साहब भी हमारे साथ शो में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने का। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं रोजनामा बशारत की और आप ये खबर देख सकते हैं, बिल्कुल इसके फ्रंट पेज पर खबर शाये की गई है और DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का ये कहना है कि बॉल यानी कि गेंद भारत के कोर्ट में है और जंग का खतरा अभी टला नहीं है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। राशिद साहब, क्या कहना है आपका इस खबर के हवाले से? देखिए, ISPR के तर्जुमान CNN से बात करके देखिए मसला कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की, जबकि वज़ीर आज़म ने कहा है कि जंग टल गई है और अब जो है ख़तरा उस तरह मौजूद नहीं है, बेहतर हिकमत अमली और दुरुस्त फैसलों से की वजह से जंग टल गई है। लेकिन ISPR का जो मेजर जनरल आसिफ गफूर का जो कहना है वो इस हवाले से कहना है कि जब तक मसला कश्मीर मौजूद रहेगा, जो कोर इशू है वो अपनी जगह मौजूद रहेगा, तो फिर ये वक्ती तौर पे तो एक जंग थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी, लेकिन फिर जंग का खतरा हमेशा रहेगा, सर पे मंडलाता रहेगा। लिहाजा मसला कश्मीर के हल को बहुत के तरफ जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मसला कश्मीर हल नहीं करेंगे तो मसला तो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। फिर हम क्या आम के तबादले करें, हम चाहे साड़ियाँ भेजें, वो वहाँ से कुर्ते भेजें, हम यहाँ से साड़ियाँ भेजें, चादरें भेजें या कश्मीरी शॉलें भेजें, कायम नहीं होगा। असल मसला कश्मीर है, जब तक वो हल नहीं होता। अब कल एक और डेवलपमेंट हुई, जर्मनी के चीफ ऑफ स्टाफ आए, उसके बाद जो है चीन के जो है नायब वजीर खारजा आए और दोनों ने हमें मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और फिर हमारी अमन कोशिशों की तारीफ की। पाकिस्तान हुकूमत जो है बहुत से इक़दाम कर रही है, FATF की वजह से कर रही है और बहुत अरसे से कर रही है। देखिए, मेरे ख्याल से थोड़ी सी मिस टाइमिंग हो गई या पाकिस्तान के इक़दाम का से घबरा के शायद भारत ने मिस एडवेंचर कर लिया, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि भारत भी देख रहा था कि पाकिस्तान की आलमी जो खत्ते में जो सूरत हाल है वो तब्दील हो रही थी, पाकिस्तान के बारे में दुनिया का तासुर चेंज हो रहा था, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन में छा गया था, पाकिस्तान जो है अक़वाम मुत्तहिदा में तारीफ़ें हो रही थी पाकिस्तान की। तो मेरे ख्याल से जो पुलवामा का वाक़या किया है, पेश आया है, जिसके खुद भारत के अंदर बड़ी आवाज़ें उठ रही कि ये करवाया गया है और शायद ये कि अंदरूनी अनासर की तरफ से करवाया गया है, कुछ वीडियो टेपिंग आई है, तो मेरे ख्याल से इसके कई मकासद थे और वो ताकतें जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती थी, जो ताकतें पाकिस्तान की तरक्की से खाइफ थी, मेरे ख्याल से उनकी मिली भगत थी। और अब पाकिस्तान ने जब साबित किया कि हम तो बहुत सारे इक़दाम कर चुके थे, तो मौलाना मसूद अजहर हो गए या कई ऐसे रहनुमा हो गए जिनके बारे में अच्छी राय नहीं है दुनिया भर में, हमने उनके खिलाफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इक़दाम कर रखे थे और अब जब हमने मज़ीद इक़दाम किए तो दुनिया हमारे इक़दाम को सराह रही है। और यूरोपीय यूनियन हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो, सलामती कौंसिल हो,
भारत के साथ सिर्फ 2 या 3 मुल्क हैं और पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है, और पाकिस्तान को आइसोलेट करने वाला भारत अब खुद मेरे ख्याल से असल मायनों में आइसोलेट हो गया है। और DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अमरीकी नशरियाती अदारे को इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में इस तरह की बात कहना जो कि तमाम तर वर्ल्ड फोरम्स पर फिर सुनी जाएगी, फिर उसको कॉन्टेम्पलेट किया जाएगा, फिर उसके हवाले से जो भी उसका मीनिंग अखज़ किया जा सकता है, जिस भी मुल्क में इसको सुना जाए, जो भी शख्स इसको सुने, तो एक बहुत बड़ी बात कही है एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर। और DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की कहीं भी कोई भी बात या फिर पाक अफवाह की कहीं भी कोई भी बात डेफिनेटली दुनिया के दूसरे कोने तक जाती है। लेकिन मंसूर साहब, जब ये तमाम तर सिनेरियो क्रिएट किया गया भारत की जानिब से, हम तो मसला कश्मीर की बात कर रहे हैं शुरू से, लेकिन भारत ने जो चाल पाकिस्तान के खिलाफ चली है ये भारत पे ही उल्टी पड़ गई, और इसी की वजह से मसला कश्मीर अब और ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। ऐसा समझते हैं आप? बिल्कुल, मसला कश्मीर जो है वो यकीनन इस सारे वाक़े के बाद जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, लेकिन भारत का जहाँ तक इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना जंग के हवाले से जो उसका इंटरेस्ट सामने आ रहा है, ये जो है वो आप समझ लें कि मतलब एक ना समझ में आने वाली चीज़ है। या तो इतने बाशऊर या इतने आप कह लें समझदार लोग शायद अब इस भारत में या मतलब इस खित्ते में शायद अब है नहीं, जो जंग के ख़तरात को, जो जंग असल में है क्या, इसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल है इस खित्ते में जो है वो जंग अभी तक देखी नहीं गई है। यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जो जंगें हुई, जंग अजीम अव्वल हुई, दोयम हुई, इसमें करोड़ों में लोग मरे हैं। मतलब लाशें उठाने वाले जो है वो नहीं होते थे, लोगों ने अपनी ज़िंदगियां गटरों में गुजारी हैं। तो इस सारी सूरत हाल को समझना चाहिए कि जंग में जीत है, ये जो कन्वेंशनल वॉर्स हैं इसमें अब जीत हार का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आप कोई आज से 200 साल पहले या 400 साल पहले की जंगें नहीं है कि जिसको आप इस तरीके से जो है वो मतलब जंग करने का शौक़ रखें कि जिसमें जो है वो लिमिटेड फ़ौजी या अस्करी जो है वो हलाकतें हो रही हैं और जो है वो शहादतें हो रही हैं। अब सूरत हाल बहरहाल बहुत डिफरेंट है। अब जो है वो कन्वेंशनल वॉर के बजाय जो है वो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान है। बहरहाल न्यूक्लियर पावर्स मैं नहीं समझता कि किसी भी हाल में जो है वो, तो मेरा ख्याल है फिर दुनिया की आखिरी जंग होगी अगर ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाती है। लेकिन फिर भी जंग को जो है वो समझना चाहिए। जंग जो है वो मतलब जितना मैंने ख़ासतौर पे मीडिया में भारत में देखा या किसी हद तक पाकिस्तान में भी देखा, जो प्रोएक्टिव एक रोल रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को शायद जंग की इस हद तक समझ है। क्योंकि अगर आप जंग अजीम मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसको देख लें तो कोई मेरा ख्याल है 4-4.25 साल जो है वो जंग चली है, और उसमें हलाकतों की जो तादाद थी वो तकरीबन कोई 4.5 करोड़ थी। बिल्कुल। इसी तरीके से दूसरी जंग अजीम में आ जाएं तो पोलैंड पे जो जर्मनी का हमला हुआ वहाँ से वो वॉर शुरू होती है और तकरीबन कोई 6 साल चलती है। उस 6 साल में जो है तकरीबन 6.5 करोड़ लोग जो है वो मारे जाते हैं। मतलब शहरों के शहर तबाह हो गए, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें जो है वो मतलब कुर्रा अर्ज़ पे मतलब आप समझ लें कि दोज़ख की सूरत हाल जो है वो होती है। तो इसको इतना लाइटली लेना और जंग के लिए बार बार जो है वो इस किस्म के बयानात देना या जंग की ख्वाहिश जाहिर करना, मैं नहीं समझता कि ये किसी मतलब किसी आम फहम आदमी तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को पसंद नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसी बात है। हिरोशिमा नागासाकी की अगर बात कर लें, हिरोशिमा नागासाकी हुआ, उसके बाद हम भी आज जिंदा हैं, आप भी जिंदा हैं, लेकिन मसला क्या है कि वो नस्ल दर नस्ल उसके असरात चलते रहे, जनरेशंस में उसकी म्यूटेशंस चलती नहीं, जो हिरोशिमा नागासाकी की न्यूक्लियर बॉम्बिंग की वजह से हुआ। लेकिन एक खबर मैंने देखी रोजनामा 92 में, इस खबर का हवाला देना ज़रूरी है। इस खबर से ये पता चलता है कि भारत इस वक्त कितना ज़्यादा उतावला हुआ है हाउ टू गेट बैक टू पाकिस्तान, के किस तरह पाकिस्तान ने भारत का तैयारा गिराया है। तो किसी भी तरह से पाकिस्तान का भी कोई तैयारा गिराया जाए, चाहे उसकी कोई तुक बन रही हो या ना बन रही हो। रोजनामा 92 में खबर शाये की गई, बड़ी दिलचस्प खबर है। वी डोंट हैव अ क्लिपिंग ऑफ दिस न्यूज़, लेकिन आप इस खबर को इनके फ्रंट पेज पर देख सकते हैं। फ्रंट पेज ऑन द राइट, इस खबर के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बस एक पाकिस्तानी तैयारा गिरा दे प्लीज़। किसकी खुशामद कर रहे हैं? अफगानिस्तान की। और कौन कर रहा है? रॉ कर रहा है। कह रहे हैं कि बस एक पाकिस्तानी तैयारा गिरा दें, भारत अफगानिस्तान की मिन्नतें करने लगा। और ये रॉ की एनडीएस से दरख्वास्त, रॉ ने एनडीएस से ये दरख्वास्त की है और दहशतगर्द भेजें या जो मर्जी करें, पेशावर या किसी भी बेस से आने वाले तैयारे को टारगेट करें। यानी कि भारत अफगानिस्तान को भी इस बात पर मजबूर कर रहा है कि खत्ते में किसी भी तरह से अमन बहाल होने ही ना दे। राशद साहब, DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ये बात तो वाज़ेह तौर पर कह दी कि
जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा, मकबूजा कश्मीर एक गेंद की तरह भारत के कोर्ट में मौजूद है। लेकिन अगर भारत दीगर ममालिक के साथ मिलकर, रिपोर्ट आपने भी सुनी थी वो जिसमें इजराइल और अब दूसरा जो मुल्क है जिसका नाम वाज़ेह नहीं था, हो सकता है ज़्यादा खदशात है कि वो अफगानिस्तान ही हो, तो फिर जब दूसरे ममालिक के साथ भी मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करता रहेगा तो पाकिस्तान के साथ स्टेबिलिटी कैसे अचीव कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि स्कड मिसाइल जो इस्तेमाल हुए सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, उनकी जो बैटरीज़ हैं वो इसराइल के पास अब भी मौजूद हैं। मिसाइल जो है शुमाली तहत के पास भी मौजूद हैं, लेकिन उनके पास वो काबिल इस्तेमाल नहीं है, वो किसी तैयारी को गिरा नहीं सकते। अगर इसराइल उनकी बैटरीज़ उनको दे दें तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर तैयारी गिरा सकते हैं। लेकिन वो मिसाइल भी जो इस्तेमाल हुए हैं वो ज़्यादातर मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं सोवियत या रूसी जहाज़ों के ख़िलाफ़। अमरीकी जहाज़ या फ्रांसीसी जहाज़ को वो निशाना बना सकते हैं, अब बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये एक सवाल है। अब अगर वो बैटरीज उनके हवाले की जाती है तो पूरी दुनिया को पता होगा कि वो बैटरीज किस तरह पहुंची, क्योंकि वो बैटरीज सिर्फ इसराइल बनाता है और अब भी उसके पास मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान पे स्कड मिसाइल का हमला किया जाता है और वो स्ट्रिंग मिसाइल इस्तेमाल होता है तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि ये इसराइल, भारत और अफगानिस्तान की मुश्तरका काविश होगी। लिहाजा मेरे ख्याल से कोशिश है, ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन अमली जामा पहनाना और फिर सिफारती महाज पे उसको साबित करना और फिर पाकिस्तान को एक्ट से रोकने के लिए उनके पास कोई मवाद नहीं होगा। लेकिन एक हमला तो प्लान किया गया था ना 27 फरवरी को, तो उस वक्त क्या मवाद था उनके पास? देखिए, उस वक्त तो वो बाकायदा ओपन वॉर की तरफ जा रहे थे, लेकिन अगर ये इस तरह से एक्टिविटी करवाते हैं, जाहिर सी बात है ना अफगानिस्तान मानेगा कि ये हमला हमने करवाया, ना वो भारत कहेगा कि हमने हमला करवाया। ये तो एक दहशतगर्दाना कार्रवाई करने की मंसूबाबंदी है और इसके ज़रिए वो नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको वो उन्होंने अफगानिस्तान में पाला है, तरबियत दी है, उनको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो कुछ भी कर लें, अगर जहाज़ को गिराने वाला मिसाइल किसी दहशतगर्द गिरोह के पास आता है तो इससे साबित हो जाएगा कि दहशतगर्द गिरोह को इसराइल की हिमायत हासिल है। ठीक है राशिद साहब, आपकी बात दुरुस्त है। ये साबित हो जाता है कि इसराइल मुलव्वस है, अफगानिस्तान मुलव्वस है, भारत मुलव्वस है, भारत ये करवा रहा है। लेकिन इसका सद्देबाब क्या होगा? किसी की इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाने से पाकिस्तान का तो भला नहीं होगा। पाकिस्तान चाहे बर वक्त एक्शन भी क्यों ना लेने, लेकिन जब तक भारत चाहेगा कि खत्ते में डिस्टेबलाइजेशन रहे, खत्ते में डीएस्केलेशन ना हो, भारत और पाकिस्तान की कशीदगी कम ना हो, तो फिर पाकिस्तान भी एक हाथ से तो ताली नहीं बज सकती ना। मंसूर साहब आप बताएं, भारत पहले तो एक ओपन वॉर की तरफ जा रहा था। 27 फरवरी को जो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की जा रही थी, हमने उसे ख़त्म कर दिया, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। हमें फिर भी पता था कि वो एक ओपन हमला है, लेकिन अब जिस किस्म की वॉर शुरू हो गई है, ये जो चल रही है, क्या ये जंग नहीं है? क्या ये लफ्जी जंग नहीं है? क्या ये सिफारती महाज पे जंग नहीं है? क्या ये खत्ते में डिस्टेबलाइजेशन की जंग नहीं है? नहीं, बिल्कुल यकीनन ये तमाम जो मतलब अगर ये कोई कन्वेंशनल वॉर की तरफ हम नहीं भी जाते और ये सारी चीज़ें उसके बावजूद जो है वो अगर रहती हैं तो आप ये समझ लें कि प्रॉक्सीज जो है वो, क्योंकि जब तक डिस्प्यूट जो है वो उसके हल की तरफ हम नहीं जाएंगे, जब तक जो है ये प्रॉक्सीज वॉर का जो है वो भारत सहारा लेगा। और जैसे कि उसके मतलब वाज़े तौर पे बलूचिस्तान में कलभूषण का पकड़ा जाना और जो जिस किस्म के इंसर्जेंस ग्रुप्स और ये जो स्प्लिंटर ग्रुप्स बन रहे हैं और एंटी स्टेट ग्रुप्स आप कह लें कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रमोट किए जाते हैं, यकीनन इनकी जो है वो गैर मुल्की फ़ंडिंग है। और बल्कि गैर मुल्की फ़ंडिंग के अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे जो इस किस्म की तंजीमों के जो लीडरान हैं वो आप देखें कि भारत में आपको वाज़े तौर पे दिखाई देते हैं। और इसके अलावा भारत के अलावा अगर आप देखें तो वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी जो है वो वहाँ से अपनी जो भी उनकी आइडियोलॉजी है उसके लिए काम कर रहे हैं। इसराइल के मिसाइलों की बात कर रहे थे राशिद साहब, चलेंगे, साबित भी हो जाता है कि इसराइल ने मिसाइल दे दिए, नुकसान किसका होगा? इसराइल का रोल तो आप समझे इस बात को कि मतलब वो आइडियोलॉजिकली जो है वो भारत से बहुत ज़्यादा करीब है और पाकिस्तान के बिल्कुल एंटी है। बिल्कुल, पाकिस्तान के यकीनन बिल्कुल एंटी है और वो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकली वो जो है भारत से जो है वो उसका नेक्सस हमेशा से और वो हमेशा रहेगा। साबित भी हो जाता है कि कौन मुआवनत कर रहा है, कौन मुआवनत नहीं कर रहा है। नुकसान तो पाकिस्तान का ही है ना। बिल्कुल नुकसान पाकिस्तान का, बल्कि पाकिस्तान से हटके मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जंगों की जो मामलात हैं ये मतलब इंसानियत जो है वो इसमें ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। अभी तक जो मतलब जो जंगें पाकिस्तान में कही जाती हैं और भारत में जिनको जंग समझा जाता है 1960 मतलब 48 से आप ले लें, 48 हो गया, 65 हो गई, 71 की वॉर हो गई, ये हफ्ता 7 दिन 12 दिन इससे ज़्यादा नहीं चली ये वॉर्स।
मतलब और इसमें जो हलाकतों की तादाद थी वो मतलब अगर आप कह लें कि 71 में जो है पाकिस्तान में जो है वो 4000 के करीब जो है वो शहादतें हुई, जबकि 26,000 के करीब जो है वो भारत और बांग्लादेश में जो है वो हलाकतें हुई। इसी तरीके से जो है वो 65 की जंग अगर आप देख लें तो 65 की जंग में जो है वही चंद हज़ार अफराद जो है वो लुक़मा अजल बने। लेकिन मतलब ये इनको जंगे कह के वो आप कह लें कि उसकी एनिवर्सरीज तो पाकिस्तान में और भारत में दोनों जगह जो है वो मनाई जाती हैं, लेकिन जो सूरत हाल है ये जंगे मेरे ख्याल नहीं इनको कहा जा सकता, ये झड़पें आप कह सकते हैं कि जो हफ्ता चली 10 दिन चली। जंग तो बहुत खतरनाक चीज़ है और मेरा ख्याल नहीं है कि जंग को जो है वो किसी भी सतह पर और मतलब उसको उसकी तरफ जाना चाहिए। और मतलब इस मौजूदा दौर में जो कि इतना आप कह लें कि तो 21वीं सदी की तरफ है और इतने सारे मामलात हैं और मतलब शऊर का एक लेवल जो है बहुत ज़्यादा उजागर हो चुका है। ये तो हम समझते हैं ना मंसूर साहब, अब भारत क्या चाह रहा है? भारत तो अभिनंदन के जो कारनामे हैं कि किस तरह से उसका जहाज़ मार गिराया, उसने फिर अपना जहाज़ ना बचाने के लिए खुद को इजेक्ट कर लिया। एक और भारतीय पायलट था जिसका जहाज़ सरहद के उस पार गिरा है मकबूजा कश्मीर में, उसने जहाज़ से इजेक्ट नहीं किया। उसका मुझे नहीं पता क्या फलसफा होगा, जो भी होगा सही होगा गलत हम उस पर बात नहीं कर रहे। अभिनंदन ने अपनी जान बचाई, अभिनंदन ने जहाज़ को जो भी नुकसान पहुंचने दिया, गिरा यहाँ पे, गन उठाई लोगों को डराने के लिए, वो गन भी फेंक के वो भाग गया। इतना बुज़दिल आदमी हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। किसी दूसरी सरजमीन पर नमक ना उनका चखे, ना उनका पानी पिए, चाय की चुस्कियां ले रहा है वो। उसके कारनामों को अब भारत अपने निसाब में पढ़ाने जा रहा है। तो किस माइंडसेट की तरजीह हम कौन सा माइंडसेट भारत जो है वो लोगों के जहनों में इंस्टॉल करने वाला है? देखिए, हर मुल्क है, अगर वो इसको हीरो मानते, देखें वो हीरो कह तो रहे, मानते नहीं, कुछ जवाब तो होना चाहिए ना। देखिए वो मान नहीं रहे, वो खुद नहीं मानते, वो सिर्फ बताना चाह रहे। देखिए फिल्म बनाई जा रही है, नो सुपर हीरो इन रियल लाइफ, तो रियल लाइफ में कोई सुपर हीरो नहीं होता। साहब बॉलीवुड की जब फिल्म बन जाएगी तो सुपर हीरो बन जाएगा वो। देखिए 56 घंटे के नाम से। ये मसला है कि आप बॉलीवुड की फिल्में बहुत ज्यादा देखती हैं, तो जाहिर सी बात अब पाकिस्तान की भी फिल्में जो है ना काफी अब अच्छी बनने लगी हैं, तो वो देख लिया करें। परवाज भी आ रही है और कई फिल्में आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से वो देख लें। एक चीज ऐड करना चाह रही हूं, मजे की बात बता दूं, जो हमारे जो फिल्म में या एड में काम करते हैं फाइटर पायलट, वो अमली लाइफ में भी साबित कर देते हैं। हसन सिद्दीकी को देख लें, उन्होंने साबित भी कर दिया और जहाज भी गिरा दिए, वो सिर्फ ड्रामे नहीं करते। एक चीज ऐड करना चाह रही हूँ, हसन सिद्दीकी जिनकी आप बात करें, बहुत अच्छी मिसाल आपने दी है। आज से 3 साल पहले हसन सिद्दीकी खुद एक बड़ी खूबसूरत सी वीडियो में आए थे पाकिस्तान एयरफोर्स की, और वहां पर जो मुजाहरा उन्होंने किया जिस जीत का, वो 3 साल बाद बात सच हो गई। हम किसी फिल्म का नाम नहीं लेना चाह रहे, वी आर नॉट इंडोर्सिंग एनी कंपनी एनी फिल्म, बट द पॉइंट इज कि हम जिस चीज की तरकीब देते हैं, हम जिस भी किस्म की फिल्म बनाए या फिर पाकिस्तान जिस बुनियाद पर फिल्में बनाता है या जो भी लोगों को दिखाना चाहता है, उसके पीछे एटलीस्ट एक बैकग्राउंड तो होता है। आप एक हारे हुए शख्स को हीरो कैसे बना सकते हैं? देखिए मैं आपको कलामी की माजरत, हाँ, भारत क्योंकि बॉलीवुड जो है बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे मतलब वो फिल्मी दुनिया में ही चले जाएं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है वो आइडियलाइज आप कह लें और वो एक यूटोपियन वर्ल्ड में रहते हैं। मतलब अगर आप उनकी फिल्में देखें, अभी रिसेंट पास्ट में मैंने एक फिल्म देखी उनकी, तो वो इतनी ज़्यादा साइंटिफिकली उन्होंने पाकिस्तान और ये ख़ास तौर पे लश्कर तैयबा और इस किस्म की तंजीमों के ख़िलाफ़ इतने ज़बरदस्त उन्होंने उसमें ऑपरेशन दिखाए, जो कि जिसकी मिसाल जो है वो मतलब अब हॉलीवुड से इंस्पायर होकर वो सारी पिक्चर्स जो है वो उन्होंने बनाई। लेकिन वो उनकी अपनी जो उनकी सोसाइटी है उस कल्चर में जो है वो बॉलीवुड का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो मेरे ख्याल है शायद ये भारतीय फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट और मोदी सरकार या जो इनके सियासतदान हैं, ये तमाम शायद उसी यूटोपियन वर्ल्ड में रहते हैं और उसी तरीके से जो है वो चीज़ों को पोर्ट्रे करते हैं, रियलिटी से जो है वो बिल्कुल उसका कोई ताल्लुक नहीं। मोदी साहब क्या कर रहे थे बताएं, आप राशिद साहब बताएं, सबको बताएं क्या कर रहे थे? शूट कर रहे थे जी, शूटिंग कर रहे थे। देखिए इलेक्शन कैंपेन चल रही है, अब शूटिंग करनी है, वो उन्होंने एक रियल इफेक्ट डालने की कोशिश की, पाकिस्तान में तैयारे भेज दिए और फिर तैयारे गए, वो 19 करोड़ के दरख्त गिरा के आ गए और पाकिस्तान को अब बहरहाल उसको हर्जाना अदा करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया माहौलियाती आलूदगी, इन्वायरमेंटल चेंजेस पे बड़ी तवज्जो दे रही है, तो लिहाजा अब नए दरख्त लगाने पड़ेंगे और मोदी सरकार को और भारत को ये इन दरख्तों का खमियाजा भी अदा करना पड़ेगा। इंटरनेशनल कोर्ट में भी पाकिस्तान जाने वाला है, तो मेरे ख्याल से मोदी ने 19 करोड़ का नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, करोड़ों रुपए के अपने बम ज़ाया किए, फिर पाकिस्तान को मजीद करोड़ों रुपए अदा करेगा। तो मेरे ख्याल से भारत को तो सिर्फ इस जंग में नुकसान ही हो रहा है, सिफारती सतह पे नुकसान हो रहा है। वो मुल्क जो कभी कहते थे कि ठीक है पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते थे FATF में, अब देखिए यूरोप और एशिया पैसिफिक ग्रुप्स जो एक ज़माने में पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे दहशतगर्दी या दीगर मामलात पे, इस दफ़ा
आप देखें कि वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, वो पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल एक बात मैं आपको बताऊं, देखें इन कैमरा ब्रीफिंग में जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक APS सानेह में भी भारत के इन्वॉल्वमेंट की खबरें आई हैं। तो मैं कहता हूं कि जब ऐसे वक्त अगर एक स्ट्रांग हुकूमत होती, वो पॉलिटिकली बड़ी स्ट्रांग हुकूमत थी लेकिन विजन नहीं था, आपको तो उस मौके पे भारत के खिलाफ आपको सिफारती सतह पे बहुत ज्यादा लॉन्च करना चाहिए था। आपको एविडेंस को आपको बताना चाहिए था कि देखें भारत ने हमारे बच्चे मार दिए, भारत ने हमारे बेगुनाह और मासूम बच्चे मार दिए 16 दिसंबर में, और भारत इस किस्म की दहशतगर्दी कर रहा है और पाकिस्तान में इस किस्म की दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है। हम तो माजरत खाना रवैया अख्तियार किए हुए थे। हमारे वजीर आजम के मुंह से तो कुलभूषण का नाम नहीं आ रहा था, हमारे वजीर आजम के मुंह से तो जो है दाइश और दीगर तंजीमों के सपोर्ट करने वाली बातें नहीं आ रही थी। हमारा वजीर खारजा भी नहीं था, लेकिन अब सिफारती नहीं, तो जब वजीर खारजा नहीं होता तो वजीर आजम ने पोर्टफोलियो अपने पास रखा हुआ था ना। बिल्कुल, तो वजीर आजम इस काबिल समझते थे तो फिर उन्हें सिफारती सतह पे आवाज उठानी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि भारत ने क्या करा। अब हालात बेहतर है सिफारती सतह पर। अब हमारे पास एक बाकायदा वजीर खारजा है और मेरे ख्याल से मैं ब्रेक लेना ज्यादा एलैबोरेट कर दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से जुल्फकार अली भुट्टो के बाद किसी हद तक शाह महमूद कुरैशी एक सेंसिबल फॉरेन मिनिस्टर है एंड समवन हु कैन टेक अ स्टैंड। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ी मजे की बात आपको बताती चलूं। एक चुटकुला है, चुटकुले के तौर पे तो नहीं था, लेकिन BBC उर्दू की वेबसाइट पर ये एक बड़ी दिलचस्प मैंने खबर देखी और इस खबर में कहा गया कि भारत तकरीबन 6 महीनों से चाइनीज स्पाई ड्रोन्स को ऑब्जर्व कर रहा था और काफ़ी अरसे तक इस बात का मुआमा भी बनाया गया कि ये चाइनीज स्पाई ड्रोन्स आखिर भारत पे क्यों स्पाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद जाके पता चलता है कि वो एक्चुअली जुपिटर और वीनस को ऑब्जर्व कर रहा था। तो आप इसी से इनकी काबिलियत का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर से बाखबर। बड़ी खूबसूरत खबर है और PSL के हवाले से खबर शाये की गई है पेज नंबर 7 पर रोजनामा एक्सप्रेस में, और इस खबर में आप देख सकते हैं कि अब जंग का खतरा जो है वो टल चुका है और अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ चौकों और छक्कों की बहार होगी और 8 के 8 मैचेस जो है वो कराची में खेले जाएंगे। और जो गैर मुल्की एक दौर था PSL का वो ख़त्म हो गया है चूँकि, तो अब तमाम तर मैचेस और प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान आएंगे, कराची आएंगे। कराची को खूबसूरती से जो है वो खूब मालामाल कर दिया गया है। शारे फैसल पे अगर आप देखें और बड़ी शाहराहों पे देखें तो उनको सजा भी दिया गया है। तो PSL के लिए जो है वो अब सब गेयर अप हो चुके हैं। एवरीबॉडी इज रियली एक्साइटेड। PSL के लिए सड़कें और चौराहे सज गए हैं। शहरियों में जोशो खरोश भी पाया जा रहा है। लोग जाते हैं, तस्वीर बनाते हैं और खौफ की फिजा छटने के बाद मुल्क की सितारे जो है वो जगमगाएंगे और उनकी जगमगाने की रोशनी से PSL सबसे जगमगाता हुआ सितारा आपको नजर आएगा। असल में तो ये नहीं कह सकते कि सैटेलाइट पर सबसे जगमगाता हुआ सितारा होगा, लेकिन पूरी दुनिया में अगर देखें तो सबसे जगमगाता हुआ सितारा इस वक्त PSL ही नजर आएगा, क्योंकि हमने PSL 4 के लिए काफ़ी मेहनत की है और जब आप किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो मेहनत रायगा नहीं जाती। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स रिपोर्टर यावर अब्बास साहब मौजूद हैं। यावर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। यावर अब्बास साहब, अब खौफ के बादल चूंकि छट चुके हैं और PSL के जोशो खरोश में भी मजीद इजाफा हो गया है, तो आप तमाम तर तैयारियों को किस तरह से देख रहे हैं और मैचेस कब से शुरू होंगे? जी बिल्कुल, तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शाहराए फैसल और मुख्तलिफ कराची की शाहराएं जो हैं वो सज चुकी हैं और शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद वहाँ पे जाती है और सेल्फियाँ बनवाती है और एंजॉय कर रहे हैं। और जहाँ तक मैचेस की बात की जाए तो पहला मैच जो है 9 मार्च को हफ्ते को खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, जबकि 10 मार्च को इतवार को कराची किंग्स और कोयटा क्रिकेटर्स के खिलाफ के दरमियान दूसरा मैच खेला जाएगा। और मजे की बात है कि कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के दरमियान सख्त मुकाबला है। देखना ये दोनों टीमों में से कौन सी है एक टीम जो आगे जाएगी, क्वालिफायर राउंड में खेलेगी, जिसका मरला 13 मार्च से शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं तो नेशनल स्टेडियम में भी सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, उसके अतराफ में भी सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम हैं और उसके अंदर रेंजर्स ने पूरा इंतजाम संभाला हुआ है सिक्योरिटी का और एक हसार बनाया हुआ है, जिसके बगैर जो एक निहायत ही खुश आइंद है पाकिस्तान में मेला सजने वाला है क्रिकेट का। और ये एक
बहुत खुश आइन बात है पाकिस्तानी बिल्कुल, पाकिस्तानी शहरियों के लिए बहुत खुश आइन बात है और कराची वालों के लिए तो सबसे अच्छी बात है। यावर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यावर अब्बास साहब हमें बता रहे थे कि अब जो है वो तमाम तर तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। राशिद साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं PSL के हवाले से? तमाम तर मैचेस का स्केड्यूल क्या रहेगा? क्योंकि 8 मैचेस हैं और तकरीबन 18 मार्च तक काफ़ी ट्रैफिक की जो है वो सख्त सूरत हाल रहेगी और जिस इलाके में लोग रहते हैं यानी कि नेशनल स्टेडियम के आसपास, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात भी होंगी। देखिए जी, अब गुड़ खाएंगे तो अचार का टेस्ट भी ले लें। अब देखें, अब आपने इतने अरसे बाद आपको क्रिकेट मिल रही। एक वक्त था कि कराची को एक मैच देने के लिए कोई तैयार नहीं था। आज ये वक्त है कि कराची में 8 मैच हो रहे हैं और कराची में अमन व अमान आया। हम अपनी फोर्सेस का भी शुक्रिया अदा करेंगे। फिर कराची के शहरियों का, देखें कराची के शहरियों की वजह से कराची का पूरी दुनिया में एक मयार है। आज से नहीं, हमेशा से कराची के क्रिकेट लविंग शहर है और सपोर्टिंग स्टार होता है क्राउड कराची का। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपनी टीम को, पाकिस्तान को सपोर्ट करते। इवन इंडिया की टीम जब पाकिस्तान आती थी और कराची में मैच खेलती थी तो उनका ये कहना होता था कि हमें ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं, बल्कि हर चौके पे, हर छक्के पे वैसी ही दाद मिलती है जैसे कोलकाता या मुंबई में मिलती थी। तो ये एक अच्छी बात है, सपोर्टिंग है, क्रिकेट लविंग शहर है, बल्कि ओवरऑल कराची एक लविंग शहर है और यहाँ पे ओपननेस है, लोग बहुत बेहतरीन हैं। और जब भी कोई भी गैर मुल्की कराची में आता है, और मजे की बात यह है कि सैमी आए और दीगर लोग आए, जब वो कराची में शॉपिंग करने गए, इवन तेंदुलकर ने बताया कि मैं कराची के मॉल्स में गया, मैंने इतनी महंगी महंगी चीजें खरीदी और किसी ने मुझसे 4 आने भी लेने के लिए तैयार नहीं हुए। इवन वसीम अकरम या दीगर लोग कहते थे कि भाई पैसे ले लो, तो वो कहते थे वसीम भाई आप भी कुछ ले लें, हमारी दुकान से आप मेहमान हैं और मेहमान के साथ हैं। तो ये कराची है और कराची में मजे की बात बताऊं आपको, एग्जैक्टली बड़ी मजे की बात है। और कहीं मैंने ये पढ़ी, किसी को कहते हुए सुना कि ये वो वाहिद वक्त होता है जब हमें एक्चुअली मजा आता है इस बात में कि हाँ हम अलग अलग हो जाते हैं, मतलब डिवाइडेड हो जाते हैं। हम कोई लाहौर की टीम को सपोर्ट करता है, कोई कराची की, कोई इस्लामाबाद की, कोई कोयटा, कोई पेशावर। लेकिन इस बार भारत ने जो किया है उसके बाद पूरे पाकिस्तान को यकजा कर दिया, मतलब यक आवाज होकर हम लोग, एक आवाज होकर हम लोगों ने भारत को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसके बाद खैर PSL की चमक थोड़ी देर के लिए मान तो पड़ी थी, लेकिन अब चूंकि तैयारियां बेहतरीन तरीके से जा रही हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत सक्सेसफुल इवेंट होगा PSL 4 का कराची में। लेकिन मंसूर साहब, अगर आप देखें तो कराची के नेशनल स्टेडियम के पास से अगर आप गुजरते हैं तो आप देखें कि अभी तक वहाँ पर काम जारी है। और 1-2 दिन पहले की, बल्कि कल की अगर बात कर ली जाए तो तमाम तर नेशनल स्टेडियम को अभी तक शेड से कवर नहीं किया जा सका है और टाइम जो है वो कम रह गया है, मतलब बहुत ही कम टाइम रह गया है। अभी तक तो तैयारियां मुकम्मल कर लेनी चाहिए थी इनको। आपको ऐसा नहीं लगता कि PSL 4 के लिए तैयारियां थोड़ी देर से शुरू की हैं? 8 मैचेस के लिए लोग तैयार नहीं थे। जी बिल्कुल, इसी तरह मेरे ख्याल लास्ट मोमेंट में जो है वो ये डिसीजन लिया गया और जो है वो तमाम मैचेस को जो है वो कराची में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन कुछ मैचेस तो होने वाले थे ना कराची में, तो यकीनन होने वाले थे, लेकिन कि बहरहाल सिक्योरिटी की सूरत हाल हो या जो है वो जो एक्सपेक्टेड आप कह लें जो क्राउड की सूरत हाल है, उस हवाले से तो मेरे ख्याल अरेंजमेंट जारी थी। लेकिन चूँकि सिलसिला जो है वो काफ़ी तवील हो गया है, तमाम के तमाम मैचेस कराची में आ गए, तो यकीनन कराची के लिए, कराची की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके लिए बहरहाल एक यकीनी तौर पे जो है बहुत मुश्किल मरहला है और एक इम्तिहान का वक्त है, क्योंकि इतने एक लंबे अरसे के लिए जो है वो आप एक तकरीबन आप ये समझ लें कि कोई 10-12 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है कि जिसको कॉर्डन ऑफ करना पड़ेगा। हाँ। और कोई मतलब इसमें लाखों की तादाद में जो है वो ऐसे लोग हैं कि जिनको यकीनन ये मुतवातिर जो है मुसलसल एक काफ़ी दिन जो है वो परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। लोग बड़ा कोऑपरेट करते हैं मंसूर साहब, काफ़ी कोऑपरेशन जो है लोगों के सामने से देखने में आती है। इस बार जबकि 8 मैचेस है तो हो सकता है थोड़ी मुश्किलात हो, लेकिन मुझे ज़रा टीम स्ट्रक्चर वाइज ये बताएं, कौन सी टीम थी जिससे सबसे ज़्यादा मायूस किया आपको? नहीं, मुझे तो बहरहाल किसी भी टीम ने मायूस नहीं करा, लेकिन ये कि जब मैं लाहौर कलंदर को जब भी देखता हूँ, मैं यहाँ बता दूं तो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा मायूस थी। सबसे महंगी टीम यहाँ पर आपने डिप्लोमेसी से काम लिया। सबसे महंगी टीम मुल्तान थी। सबसे खूबसूरत गाना मुल्तान ने बनाया था और सबसे बुरी कारकर्दगी उनकी हुई। गाने तो इंडिया भी बड़े अच्छे बनाता है, लेकिन देख लिया ना आपने क्या। लेकिन जी फिल्म इंडस्ट्री तो उनकी टॉप पे है ना, ऐसा मत कहें अब। और फिर देखिए ये क्रिकेट स्पोर्ट्स और ये जो लीग्स हैं ये आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है। अब आप देखें सिर्फ कराची में पिछले साल जब आपकी 3 मैचेस हुए थे कराची में, तो कराची में
जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो अरबों में था। मेरे ख्याल से 30 अरब से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट हुआ था जो तिजारती सरगर्मियाँ थी। अब 8 मैचेस हो रहे हैं, 8 मैचेस की वजह से कराची में बैनर, पोस्टर, होटल्स और दीगर चीज़ों में आपके मजीद मेरे ख्याल से 50 अरब से भी अगर तजावुज़ कर जाए, 60 अरब से भी तजावुज़ कर जाए तो हैरानी की बात नहीं है। आप ये देखें कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने जो इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की है। कॉलर है, हम कॉल लेना चाह रहे हैं और मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं PSL के बारे में बात करने के लिए, लेकिन एक कॉलर है जिनको हम ले लेते हैं यहाँ पर। कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची। वालेकुम अस्सलाम जी। माशाल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि PSL जो है वो पाकिस्तान में होने जा रही है और कराची को ये क्रेडिट जाएगा कि कराची जैसे लोग समझते थे कि यहाँ पे अमन ही नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि सारे के सारे मैच हमें कराची को मिल गए और इंशाअल्लाह ताला जो थोड़ी बहुत परेशानी है ये हमें सहनी होगी, क्योंकि हमें जब इंटरनेशनल क्रिकेटर पाकिस्तान आ रहे हैं, कोई किसी के घर में अगर मेहमान आता है और उसके घर में अगर जगह उसके लिए सोने के लिए नहीं होती, वो बेशक बाहर सो जाता है लेकिन अपने मेहमान को जो है अच्छा प्रोटोकॉल देता है। तो हमें चाहिए कि अगर रास्ते भी बंद हो तो हंसी खुशी, ये नहीं कि हम मीडिया को या किसी और को कह रहे हो कि ये हो गया, ये हो गया, यूं हो गया, नहीं, हमें ये बर्दाश्त करना होगा। और जो लोग हैं जो जिनकी नजरें हैं कि ये पाकिस्तान में ये ना हो, उनको ये बता दें कि हम लोग हर चीज के लिए तैयार है। अल्लाह पाक का बड़ा करम है, हमें चाहिए कि शुक्राने के नफल अदा करें कि अल्लाह पाक हमारे वो ग्राउंड जिसमें शादियां हुआ करती थी, जो वीरान हो गए थे, जो तबाह बर्बाद हो गए थे, अल्लाह का शुक्र है कि वो वापस जो है सबसे शादाब हो रहे हैं। पूरी दुनिया को मैसेज जा रहा है कि एक तरफ देखिए जंग वाला माहौल है, लेकिन यहाँ पे जंग वाला माहौल नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हमारी बॉर्डर पे फौज तैयार खड़ी है, हमारी समुद्री हो, बहरी हो, हवाई हो, जो भी है, लेकिन हम लोग अपने हैप्पी है बिल्कुल। तो एग्जैक्टली रियाज खान साहब, बहुत खान साहब एक और बात कहूँ कि फ्री टिकटों के चक्करों में ना पड़ें, टिकट खरीद के स्टेडियम जरूर जाएं, स्टेडियम जरूर भरें। कराची के शहरियों से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि ये PSL है, हमारा अपना इवेंट है और हमें इसको एंजॉय भी करना है, और अगर कुछ सीटें भी खाली रह जाती हैं तो ये हम कराची वालों के लिए एक बड़ी बुरी बात होगी। तो स्टेडियम मेरे ख्याल से पूरा फुल होना चाहिए और लोगों को जाना चाहिए और बड़ी तमीज़ और तहजीब के साथ बैठ के मैच देखना चाहिए। बिल्कुल, राशिद साहब और रियाज खान साहब दोनों ने बड़ी अच्छी बात कही है। राशिद साहब, इसकी कितनी अहमियत है, बल्कि मंसूर साहब आप मुझे बताएंगे इसकी कितनी अहमियत है कि जिस तरह इन्होंने कहा कि ये ग्राउंड्स जो वीरान पड़े थे एक बार फिर से आबाद हो रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट भी पाकिस्तान में वापस आया, कराची अब इंटरनेशनल क्रिकेट देख रहा है, होस्ट कर रहा है, ये कितनी बड़ी बात है, हम कितना आगे निकल चुके हैं इसमें? देखिए, यकीनन बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़्यादा अरसा और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद जो है वो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यकीनन जो है वो अगर आप एक दहाई पहले चले जाएं तो सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा थी। पाकिस्तान के किसी हिस्से में, मतलब आप इसको इस तरीके से देख लें कि कोई बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना या इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाना तो एक बहुत बड़ा टास्क है। मतलब सूरत हाल मतलब एरियाज़ की कुछ इस तरीके से हो गई थी कि जो महल्ले के बच्चे थे वो जो है क्रिकेट तक खेलने से इज्तिनाब किया करते थे। बिलखुसूस कराची में अगर देख लें तो ख़ास तौर पे अगर कराची को और मजीद उसको स्पेसिफाई कर लें तो अगर लिहारी चले जाए तो वहाँ तो खेलने का और इन सब चीज़ों का मतलब एक कल्चर जो था वही तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुका था। बहुत रुझान है वहाँ। मतलब कराची वो लिहारी बिलखुसूस जो है वो फुटबॉल के लिए और बहुत मतलब कहते हैं कि बेहतरीन प्लेयर्स जो है वहाँ से जो है वो लियारी की तरफ से आए। वक्त हमने ऐसा भी देखा है कि बच्चों ने इवन सड़कों पर जो है वो क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, लेकिन अब चूंकि एक बड़ी अच्छी खबर है हमारे लिए तो पाकिस्तान एंड कराची स्पेशली इज लुकिंग फॉरवर्ड टू PSL 4 एंड ऑल द मैचेस दैट आर गोइंग टू कम इन कराची एंड देन वी आर रियली एक्साइटेड कि हम इन तमाम तर मैचेस को होस्ट करेंगे। और तमाम तर शहरियों से हमारी यही गुजारिश है, जिस तरह राशिद साहब ने कहा, फ्री टिकटों के चक्कर में प्लीज मत पड़े, वी आर नॉट पब्लिसाइजिंग एनीवन, बट द थिंग इज कि जब आप ये टिकट खरीदेंगे तो ये सरमाया यहीं इसी मुल्क में इसी शहर में आएगा और आपका ही क्रिकेट बोर्ड जो है वो बेहतर होगा। और तमाम तर सिक्योरिटी फोर्सेस जो मामूर हैं इस वक्त आपकी सिक्योरिटी के लिए और आपकी सिक्योरिटी के लिए तमाम तर इकदाम सर अंजाम दे रहे हैं, उनसे ताउन करें और चाहे कितने भी छोटी मोटी मुश्किलात का अगर आपको सामना करना पड़े तो अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से ये इवेंट कैरी आउट होगा। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं मिनी बजट के हवाले से। असल में कहना चाह रहा था कि वो इतना ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना नहीं होगा, क्योंकि बस जो कराची में रहने वाले लोग हैं वो
वो जो ट्रैफिक प्लान जो है वो पुलिस की तरफ से आएगा, अगर उसको फॉलो करेंगे तो मेरा ख्याल में ये हो सकता है कि 5-10 मिनट का जो है वो डिफरेंस आ जाए। इससे ज़्यादा कोई परेशानी का सामना नहीं होगा, क्योंकि एक कंप्लीट जो है वो ट्रैफिक प्लान जो है वो ट्रैफिक पुलिस जो है अब देखिए एक्सपो हुआ तो एक्सपो भी हमने काफ़ी अच्छी तरह मैनेज किया, तो उस वक्त भी हमें इतनी तकलीफ नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से उसी एरिया में ये भी मैच होने जा रहा, तो मेरे ख्याल से अरेंज हो जाएगा। और कराची में मुतबादिल सड़कें भी अब काफ़ी मौजूद है। 1 से 2 शाराएं जो है करीबन डिस्टर्ब हो रही हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मेरा नहीं ख्याल के तकलीफ मेरे ख्याल से शहरियों को भी थोड़ा ताउन करना पड़ेगा एजेंसियों की, और उनकी बात माननी पड़ेगी। वो जो है ना कि घर के पास बस रुकवाने वाली सोच थोड़ी सी हमें भी अपनी तब्दील करनी पड़ेगी, और स्टॉप पे उतर के और थोड़ा पैदल चलने की आदत डालें। वैसे भी सेहत के लिए भी अच्छी होती है। बिल्कुल अच्छी बात है, और यही पॉजिटिव थिंकिंग हमें चाहिए ताकि इस तरह के खेलों को मजीद हम जो है वो परवान चढ़ा सकें। रोजनामा एक्सप्रेस में खबर शाये की गई है, दूसरा मिनी बजट और नॉन फाइलर्स तमाम मुकामी गाड़ी खरीद सकेंगे। बैरून मुल्क असासे ढूंढने के लिए इदारा कायम कर दिया गया है। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट थी कल की, और दूसरा मिनी बजट जो है वो मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद काफ़ी सवालात ये किए जा रहे थे कि क्या पहला मिनी बजट जो है वो फेल हो गया है। ये खबर आप रोजनामा एक्सप्रेस की सुपर लीड के तौर पर देख सकते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत के लिए डेफिनेटली एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन दूसरे मिनी बजट से क्या तवक्कुआत थी जो कि पूरी नहीं हुई, क्या तवक्कुआत है जो हो सकता है आगे जाकर पूरी हो जाए, राशिद साहब हमें इस हवाले से बताएंगे। जी राशिद साहब। देखें, बजट मंजूर हो गया, ये हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है। देखें, ये कहा जा रहा था कि शायद बजट मंजूर कराने में बड़ी तकलीफ हो, कल ऐवान में भी काफ़ी गर्मा गर्मी हुई, क्योंकि वो जंग का खतरा टल गया, तो लिहाजा सबने अपना काम शुरू कर दिया, सियासत शुरू हो गई है। बिलावल भुट्टो साहब ने एक तकरीर की, अंग्रेजी में करने पे भी एतराज़ हुआ। ऐवान में देखिए नमाज अदा की गई, और फिर ये सब कुछ चलता रहता है जी। असेंबली में सियासत है, पॉलिटिक्स है। अगर ऑपोजिशन हर बात पे हुकूमत की तायद कर देगी तो फिर काम कैसे चलेगा, और अगर हुकूमत ऑपोजिशन वालों पे इल्जामात नहीं लगाएगी तो हुकूमत की भी कभी खाना हजम नहीं होगा। तो ये चलता रहेगा, और ये इस तरह से काम होता रहता है और चलता रहता है, इसमें तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ बताएं, जिस किस्म का एहतजाज एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्या उस किस्म का एहतजाज नहीं हुआ है? देखें, हुआ तो है, वॉकआउट हो गया, और वॉकआउट के बाद आप क्या कह सकते हैं कि एहतजाज नहीं हुआ? उस किस्म का एहतजाज हुआ? मेरे ख्याल इसी किस्म के जो है वो, क्योंकि बहरहाल बड़ा ऐवान है, उसकी जो है वो अपनी वैल्यूज़ हैं, उसका एक ट्रेडिशन है, तो उसका ख्याल रखते हुए मेरे ख्याल में जिस हद तक किया जा सकता है वो तमाम चीज़ें जो है वो एहतजाज में देखी गई हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा मिनी बजट मंजूर हो गया है, और ये इस मौजूदा हुकूमत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए, आप एक हुकूमत है, उसके कहा जा रहा था कि अददी अक्सरियत नहीं है, बिल मंजूर करने में बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी, सेनेट में भी मसला सामने आया था। लेकिन अब इत्तेहादी जमातों और अरकान को मेरे ख्याल से इमरान खान साहब या उनकी जो कमेटी थी जो मिनी बजट पे लोगों को से राब्ता कर रही थी, उसकी ये कामयाबी है, और उन्होंने कायल कर लिया शायद बहुत से लोगों को। देखें, हमारे मुल्क में एक लॉ है, और मेरे ख्याल से मैं तो हमेशा उसकी मुखालफत करता हूँ। गो आप कहते हैं कि इससे हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से हर शख्स को फ्री विल का राइट जो है होना चाहिए। एक रुकन असेंबली एक सियासतदान है, अगर वो किसी चीज़ को दुरुस्त समझता है, वो अपनी पार्टी में रहते हुए दुरुस्त चीज़ पे वोट दे सकता है, और दुरुस्त गलत चीज़ पे उसके अगेंस्ट जा सकता है। तो मेरे ख्याल से इस कानून पे भी थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं हॉर्स ट्रेडिंग की हिमायत तो नहीं करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से फ्री विल के लिए एक नई कानून साजी की ज़रूरत है, और अरकान को ये इख्तियार होना चाहिए, एक आम आदमी को इख्तियार होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक सियासतदान जो एक रहनुमा होता है और एक इलाके की नुमाइंदगी करता है, उसके भी फ्री विल की इजाज़त होनी चाहिए। बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए। एक और बड़ी अच्छी सोशल लेवल के हवाले से जो है वो खबर शामिल कर लेते हैं। रोजनामा नई बात में खबर शाये की गई है, और इस खबर के मुताबिक कहा जा रहा है कि असातिज़ा की मेरिट पर भर्ती ज़रूरी है। सक्खर हैदराबाद में चाइल्ड केयर सेंटर बनाएंगे, वज़ीर आला सिंध का ये कहना है। और जिस तरह UNHCR ने पहले बताया था कि $200 मिलियन का बजट जो है वो मख्तस किया गया है स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जो पैसे मख्तस किए जाते हैं ये स्ट्रीट चिल्ड्रन की फलाह बहबूद के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होते? हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे 5-6 साल के सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। कुछ इतने खुद मुख्तार होते हैं कि वो भीख नहीं मांगते, लेकिन एक 6 साल का बच्चा, एक 5 साल का बच्चा अपनी एड़ियाँ धूप में रगड़े और जगह जगह जाकर जब सिग्नल पर गाड़ी रुके तो वहाँ पर पेन बेचे, पेंसिल बेचे। एक छोटा बच्चा, उसके हाथ में कलम और बुक तभी होनी चाहिए जब वो स्कूल में किसी निसाब के तहत जो है वो पढ़ाई कर रहा हो, उसकी सिलेबस की बुक होनी चाहिए। तो अब असातिज़ा के मेरिट पर भर्ती ज़रूरी है, इसको ज़रूरी करार दे दिया गया है। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सक्खर हैदराबाद में चाइल्ड केयर सेंटर बनाएंगे। मंसूर साहब,
चाइल्ड केयर सेंटर्स बनाने के वादे पहले भी किए गए, अब भी कर रहे हैं, कि तमाम तर चीज़ों को हतमी शक्ल कब दी जाएगी? मेरे ख्याल में तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो टीचर केयर सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है कि जहाँ पे जो है वो कम से कम इतने स्किलफुल टीचर तो हों कि जो बच्चों को वाकई पढ़ा सकें और ट्रेन कर सकें। यहाँ तो सूरत हाल इतनी पेचीदा है, अगर अब अभी हालिया दिनों में होने वाले जो टीचर्स की तरफ से मुजाहरे थे, अगर आपने उनको देखा हो तो वहाँ पर जो है वो मतलब कुछ छोटे अल्फ़ाबेट्स की स्पेलिंग भी जो है वो टीचर जो है वो नहीं बता पा रहे थे, जो मतलब नॉर्मल इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं उनको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर खुसूसन टीचर्स की भर्ती के हवाले से जो है वो ये एक अलमिया है कि जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है वही जो है वो सबसे ज़्यादा इग्नोर रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मंसूर साहब कि टीचर ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। यहाँ पर ये तो कह रहे हैं कि असातिज़ा की मेरिट पर भर्ती ज़रूरी है, लेकिन उस मेरिट पर पूरा उतरने का तयन कौन करेगा कि कौन सा टीचर इस मेरिट पे पूरा उतर रहा है? टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स की ज़रूरत नहीं है। देखिए जर्मनी में आपको पता, मैं बताता चलूँ कि एक केस आया, उसमें लिखा गया कि जी हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की तरफ से केस फाइल हुआ और उन्होंने कहा कि जी हमारी तनख्वाह भी टीचर्स के लेवल की कर दी जाए। तो जो उनके सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक फ़ैसला दिया और एक तारीखी फ़ैसला दिया और उन्होंने कहा जिन्होंने तुम्हें इंजीनियर, डॉक्टर, फौजी, पॉलिटिशियन बनाया, तुम्हारी तनख्वाह उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो जब आप इस जो है प्रोफेशन को अट्रैक्टिव बनाएंगे, देखें अभी अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो कुछ नहीं बन पाता वो हमारे यहाँ टीचर बन जाता है। बिल्कुल अफसोस की बात है, ऐसा नहीं कि सारे ऐसे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप अगर सर्वे करवाएं तो टीचर बनने का रेशो पाकिस्तानी बच्चों में बहुत कम पाया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। इसके बाद ये देखें कि उसकी लाइफ क्या है। प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों में 2 महीने सैलरी नहीं मिलती। एग्जैक्टली कई मसाइल हैं और फिर आम देखें कि वो टीचर्स हैं, हमसे फीस वो लेते हैं कि जी हमने बड़ी सहूलियतें दी हुई हैं, लेकिन अमलन क्या होता है, उसी स्कूल में पढ़ने वाली 9 मैट्रिक की जो पासिंग है, जब भी उसका रिजल्ट भी नहीं आया होता, वही लड़का जो है टीचर बन जाता है। सब ऐसा ही होता है क्योंकि 5-5 हजार रुपए में कौन शख्स जिसने 5,000 भी आप बहुत बड़ी बात करें। मैंने अभी सर्वे किया है, 1,800 रुपए भी तनख्वाह है। ऐसी ही बात है मंसूर साहब। लेकिन आप देखें ना कि ये है तो मतलब ये एक पैगम्बराना पेशा है और माशरे की जो है वो बुनियादी जो है वो ये चीज़ है कि अगर आपके यहाँ जो है वो एजुकेशन का निज़ाम अगर सही नहीं है तो आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि कोई भी माशरा जो है वो फल फूल सकता है। माशरे का कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूशन जो है वो अगर आपका जो तालीम का इंस्टीट्यूशन है ये सही काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि तमाम तर इंस्टीट्यूशन जो है वो आपके जो है वो काम नहीं कर पाएंगे और एक जो सोसाइटी है वो टोटली जो है वो आप समझ लें कि डिसऑर्गेनाइज जो है वो उसकी बुनियादी वजह जो है वो इस इंस्टीट्यूशन का जो है वो खराब होना है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कोई ऐसा शख्स जिसने मास्टर्स की डिग्री हासिल की हो, इतना इन्वेस्ट किया उसके माँ बाप ने, उसने खुद इतनी मेहनत इन्वेस्ट की हो और इतने बेहिसाब पैसे माँ बाप खर्च करते हैं, फिर 5,000 रुपये में 1,800 रुपये में किसी टीचर की उसको जॉब करनी पड़े तो वहाँ पर तो मेरिट का वैसे कत्लेआम हो रहा है। लेकिन जब चाइल्ड केयर सेंटर बनाने की ये बात कर रहे हैं, 2 इंतहाई अहम मसले हैं ये हमारे माशरे के। क्या होगा इन चाइल्ड केयर सेंटर्स में? क्योंकि आज भी हम तो मतलब बच्चों की साथ ज्यादती होती है, इससे ज़्यादा अलमिया कोई हो नहीं सकता। क्या होगा इन चाइल्ड केयर सेंटर्स? चाइल्ड केयर सेंटर्स तो मतलब कोई चीज़ नई बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है मेरा ख्याल है कि जो चीज़ें आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, सबसे पहले तो जो ये क्लासिफिकेशन जो है, जो ये मुतफर्रिक, बल्कि पीटीआई तो 12 इस चीज़ को क्लेम करती थी कि हम जो क्लासिफिकेशन है इसको जो है वो ख़त्म करेंगे, एक यकसा तालीमी निज़ाम जो है वो सोसाइटी में मुतारफ़ कराएंगे। तो मैंने तो अभी तक ऐसी कोई चीज़ डेवलपमेंट नहीं देखी है कि इस पे काम हो। तो सबसे पहले तो इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर सिंध में आप पर्टिकुलरली देखें तो जो सिंध का तालीमी निज़ाम है वो तो बतदरीज जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। सही है। और प्राइवेट सेक्टर जो है इसको कैप्चर जो है वो कर चुका है। प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म होने लगा है, राशिद साहब बहुत शॉर्टली बताइएगा, जो इदारे अभी भी मौजूद हैं क्या उन्हें ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह मंसूर साहब ने किया? क्या आप उनकी बात को सेकंड करते हैं? देखिए, हम एक डिप्टी कमिश्नर, एक 17 ग्रेड के ऑफिसर के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाते हैं। इसी तरह टीचर्स की भर्ती के लिए और उनका मेयार बेहतर करने के लिए भी हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा और हमें टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा और टीचर के पेशे को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। जब अब आप अट्रैक्टिव बना देंगे, जब आप उनकी तनख्वाह, देखें मैं एक मिसाल देता हूँ, वक्त तो बहुत कम है। ईरान में एक टीचर्स को कोई परेशानी नहीं है, उसे कोई राशन नहीं खरीदना पड़ता, उसे कोई फ्यूल नहीं भरवाना पड़ता, उसे कोई जो है अपनी जेब से खर्चा नहीं होता, उसकी बच्चों की तालीम, उसकी सेहत और उसके तमाम मसाइल जो हैं वो हुकूमत की जिम्मेदारी होते हैं।
वो सबसे सुपीरियर सिटीजन होता है अपने माशरे का। अब देखें, वो जैसे कहते हैं ये पैगंबरी पेशा है, तो पैगंबर जो है अपने माशरे का सुप्रीम लीडर होता है। इसी तरह जो टीचर है उसको भी आपको सुप्रीम के लेवल पे लाना पड़ेगा, उसका इखलाकी, उसका दीगर मामलात में उसको किरदार साजी ऐसी होनी चाहिए। देखिए, वो आपकी तरबियत कर रहा है, आपकी कौम बना रहा है। अगर आपकी तरबियत करने वाला शख्स ही तरबियत का मुतकाजी होगा तो फिर आपके यहाँ जैसी कौम बनेगी वैसी कौम बन जाएगी। बहुत खूबसूरत बात कही है आपने, और इन तमाम मामलात को भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हम खबर से बाखबर में सिर्फ और सिर्फ इस पर जोर नहीं देते कि हम करंट अफेयर्स, नेशनल या इंटरनेशनल मामलों पर बात करें। हम चाहते हैं कि सोशल इशूज़ पर भी लोग तवज्जो दें, क्योंकि ये मामलात कहीं ना कहीं दब जाते हैं, और इन मामलात के दब जाने की वजह से मुआशरे की बुनियादें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि इन मामलात पर भी ज़ोर दिया जाए, इनके हवाले से भी भरपूर काम किया जाए, ताकि एक मुस्तकबिल में एक मजबूत किस्म का मुआशरा हम बना सकें। इसी के साथ साथ यहाँ पर मंसूर साहब और आशिफ साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। नाज़रीन, यहाँ पर आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया। इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।